20 साल पहले एक योद्धा युद्ध जीत कर निकला था, लेकिन घर कभी नहीं पहुंचा। दुनिया उसे मरा हुआ मान चुकी थी। उधर उसके महल पर दुश्मनों का कब्जा हो चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह जिंदा है और वापसी करने वाला है। उसकी वापसी के बाद क्या हुआ, यही कहानी आज आपको हैरान कर देगी। मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इथिका के बादशाह और डेस्किगस ट्रोजन वॉर खत्म होने के सालों बाद भी अपने घर लौटे नहीं थे। पैलेस में उनकी वफादार वाइफ, उनका बेटा और एक उनका वफादार नौकर हमेशा से इस उम्मीद में थे कि एक दिन वो जरूर लौट आएंगे। लेकिन इन तीनों के अलावा सबको लगता था कि ओडेसियस मर गए हैं। अब क्योंकि इतने सालों से थागा का कोई बादशाह नहीं था, तो इस वजह से बहुत से ऐसे लोगों ने इस जगह पर आकर कब्जा कर लिया था जो यहाँ के अगले बादशाह बनने की लालच में थे। और अगर आसान लफ्जों में कहें तो ऑन्टिसिस और इस पैलेस के वह दुश्मन थे। ये लोग रोजाना पैलेस का खाना पीना जाया कर रहे थे और पेनलोपी पर जबरदस्ती दूसरी शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे ताकि इथाका के तख्त पर कब्जा कर सकें। जबकि पेनलोपी ने एक शर्त रखी थी। वो एक अपने लिए सूट सी रही थी और उसकी शर्त यह थी कि जब तक वह सूट को पूरा नहीं कर लेती, वह दूसरी शादी नहीं करेगी। हालांकि हर रात वह चुपके से उस सूट को दोबारा उधेड़ लेती थी ताकि उसे वक्त मिल सके अपने हस्बैंड ओएसिस का इंतजार करने का। अब तो उनके बेटे डलेमार्क्स का भी सब्र टूटता जा रहा था और वह अपने डैड को ढूंढने के लिए बेताब हो चुका था। यहाँ डेलामार्क्स को अपने बॉडीगार्ड और अपने टीचर से पता चलता है कि उनके डैड के सबसे ज्यादा करीब उनके एक दोस्त थे और हो सकता है कि उन्हीं से हमें कुछ पता चल जाए। और डेथिस के वो दोस्त स्पार्टा में रहते थे। इसीलिए टेलेमकस अपने बॉडीगार्ड के साथ स्पार्टा जाने के लिए निकल जाता है। टेलेमकस जाते हुए ये बात अपनी मॉम पेनिलोपी को भी बताकर जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि उनकी बातें कोई सीक्रेटली सुन रहा था। ये पेनिलोपी की मेड थी और हमें पता चला कि सीक्रेटली वह मिली हुई थी उन्हीं के दुश्मनों के साथ जो इसी कैसल में रह रहे थे। अब दुश्मनों को जैसे ही पता चलता है कि टेलैक्स स्पार्ट जा रहा है तो यह लोग फैसला कर लेते हैं कि वो उसे वापसी के रास्ते में ही मार देंगे ताकि बादशाह बनने का उसका अगला चांस भी खत्म हो जाए। थलेमगस जब स्पार्ट पहुंचता है तो उसका इस्तकबाल यहाँ के किंग करते हैं, जिनकी वाइफ की वजह से तजोर वॉर स्टार्ट हुई थी और उस वॉर में ही अपने दोस्त का साथ ओडेसियस ने दिया था। अब स्पार्टा के किंग की वाइफ टेलेमेकस को बिठाकर वो सारी वॉर की कहानी सुनाती है, जिस खतरनाक वॉर का वो खुद हिस्सा रह चुकी थी। 10 साल तक ये लोग लड़ते रहे, लेकिन 10 साल बाद जब ग्रीक आर्मी थक चुकी थी तब ओडेसिस ने मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स बनाया जिसके अंदर ओडेसियस, उनके साथ स्पार्टा के किंग और कुछ और सिपाही छुप गए। इसके बाद ओडेसियस ने अपने एक सिपाही को कहा कि तुम बागी बन जाओ और जाकर टॉर्जिन्स को यह बताओ कि ग्रीक लोग हार गए हैं और वह वापस चले गए हैं और जाते हुए इस घोड़े को वो अमन के पैगाम के तौर पर छोड़ गए हैं। और डेसिस के कहने पर जैसे ही ये सिपाही जाकर ये सारी कहानी टर्जेंस को बताता है तो टर्जेंस उसकी बातों में भरोसा कर लेते हैं और उसकी बातों में आकर उस घोड़े को उस गेट के अंदर ले जाते हैं, यानी अपने किले के अंदर ले जाते हैं। और यहीं से होती है असली कहानी शुरू। रात होते ही स्पार्ट के किंग और ओडेसियस अपने सारे सिपाहियों के साथ इस घोड़े में से निकल आते हैं और फिर किले के दरवाजे खोल देते हैं, जिसके बाद सारी ग्रीक आर्मी यहां पर हमला कर देती है। ट्रोजन्स जल्द ही हार मान जाते हैं और तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं और इस तरह यह जंग स्पार्टा के किंग और ओडेसियस जीत जाते हैं। स्पार्टा के किंग यह जंग कभी ना जीत पाते अगर यहां पर ओडेसियस उनके साथ ना होता। और डेसियस ने न सिर्फ अपना पैसा और आर्मी लगाई थी, बल्कि उसी के दिमाग की वजह से आज यह लोग पूरी तरह जंग जीत पाए थे ट्रोजन्स की इतनी बड़ी आर्मी के खिलाफ। वॉर जीतने के बाद स्पार्ट अपनी वाइफ को लेकर यहां से निकल गया, जबकि ओडेसियस सेकंड कमांड के तौर पर पीछे ही रहा। ओडेसियस अब अपने एक जर्नल के साथ बाकी आर्मी को लेकर बहुत ही स्लो रूट पर निकल रहा था। रास्ते में जब वह लोग खाना लेने के लिए एक आइलैंड पर रुके तो पहले तो उन्हें यहाँ कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिर एक गुफा के अंदर उन्हें बहुत सारा खाना मिल गया। यह लोग इस खाने को लेकर बस यहाँ से जाना चाहते थे, पर ओडेसी इस खाने को देखकर कहता है, यह खाना ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने जमा किया हुआ है, उसे जरा यहाँ पर आने दो, हम उसकी इजाजत से इस खाने को लेकर जाएंगे। लेकिन ओडेसियस का यह फैसला उनके लिए खतरनाक साबित होने वाला था, क्योंकि यह खाना किसी इंसान या किसी और क्रिएचर ने नहीं, बल्कि एक बहुत ही जॉइंट मॉन्स्टर साइक्लोप्स ने जमा किया हुआ था। साइक्लोप उन मॉन्स्टर को कहते हैं जिनकी एक आंख होती है
जैसे ही वो मॉन्सर इतने सारे लोगों को अपनी गुफा में देखता है तो खुशी से पागल हो जाता है और बड़े से पत्थर से इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देता है और रात होने पर ओडेस्किस के बहुत सारे साथियों को खा लेता है। ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ओडेसिस को बुरा भला कहने लग जाते हैं। पर ओडेसिस उन सबको रिलैक्स करता है और कहता है कि हमें यहां से बाहर निकलने के लिए एक प्लान की जरूरत है। सुबह होते ही जब यह साइक्लोप बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसके पीछे कुछ सिपाही बाहर चले भी जाते हैं, लेकिन साइक्लोप की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है और साइक्लोप उनको खा लेता है। जिस तरह के हालात चल रहे थे, बचना इनके लिए मुश्किल था। लेकिन यहाँ ऑडेसियस हार नहीं मानते और एक प्लान बनाते हुए इसी मॉन्सर की गाड़ में से एक बड़ा सा स्पेयर ले लेते हैं। उसकी आगे आग लगाकर वो उसकी एक अकलौती आंख पर हमला कर देते हैं और इस तरह वो डेड से चिल्लाता हुआ समुंदर की तरफ भागता है और पोजाइडन पोजाइडन चिल्लाने लग जाता है। और यहाँ ओडेसियस को पता चलता है कि वह पोजाइडन का बेटा था। पोजाइडन जो कि समुद्रों का गॉड था। सफर भी यह लोग समुद्रों का ही कर रहे थे और पोजाइडन के साथ दुश्मनी बनाकर ओडेसियस ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था। अब जिस चीज का डर था हुआ वही। पोजाइडन ने अपना बदला लेने के लिए समुंदर में इन लोगों को इस तरह भटका दिया कि ये लोग कभी घर ही ना पहुंच पाए। भटकते हुए अब ये लोग एक आइलैंड पर पहुंचे और वहां पर उन्हें इंसान नजर आए। शुक्र किया इन लोगों ने, लेकिन जब आगे बढ़कर देखा तो इंसान की शक्ल में वो तो एक छोटा सा बच्चा था। और जब असली यहाँ पर इंसान आए तो पता चला कि यह तो इंसानों की कोई ऐसी किस्म थी जो बहुत ज्यादा लंबी और ताकतवर थी। इन लोगों को देखते ही बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों ने इन लोगों पर हमला कर दिया। यहां तक कि इनकी शिप्स भी तोड़ दी। ज्यादातर वो लोगों को मार चुके थे, लेकिन ओसाइड्स और उनके साथ कुछ साथी वहां से भाग निकले। इसी आइलैंड पर भागते भागते वो एक मिस्टीरियस से घर में आ पहुंचे, जिसके बारे में ओसाइडिस नहीं जानता था कि वो एक का घर था। जब तक वो भागते हुए यहां पहुंचा, उसने देखा कि यहां पर बहुत सारे पिग्स हैं। भूख से मारा ओसाइडस यहां उस औरत से खाना मांगने लगा और उस औरत ने उसको एक पिग ज़िबा करने को कहा। बातों ही बातों में ओसाइडस को पता चल गया कि वो तो एक विच है और यहाँ पर ये जितने भी पिग्स हैं वो उसी के सिपाही हैं। उस आइड्स को यहाँ पर अक्लमंदी दिखानी थी, क्योंकि यहाँ पर अब बात लड़ाई से खत्म होने वाली नहीं थी। उस आइडस ने पूछा कि तुम ये सब कैसे करती हो। तब उस जादूरनी ने बताया कि मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूं। अपने आप को यहाँ के इन बड़े बड़े इंसानों से बचाए रखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और डेसियस यहाँ इस विच को अपनी बातों में लगा लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे सारे साथियों को भी वापस से इंसान बना दो और हमें यहाँ से निकलने का रास्ता भी बता दो, क्योंकि पोजाइगडन ने समुंदर के सभी रास्ते हमारे लिए भूल भुलैया बना दिए हैं। और डेथिस के कहने पर विच ने सबसे पहले उसके साथियों को इंसान बनाया और फिर उसे घर जाने का रास्ता बताया। अब समुंदर से होकर वो जा नहीं सकते थे। इस विच ने बताया कि तुम्हें अंडरवर्ल्ड से होकर जाना होगा, यानी जहन्नुम से अंडरवर्ल्ड पहुंचकर रोडेसियस वहां जाकर अपने जहाजों का सैक्रिफाइस देता है और उसके बाद जमीन फट जाती है। वहां से मुर्दा इंसानों की रूहें निकलने लगती हैं और यहां पर उसे टेररियस की रूह भी मिलती है, जो प्रिडिक्शन करती है कि चाहे जितनी मर्जी सालों बाद सही, लेकिन जिंदा सिर्फ ओडेसियस ही घर पहुंचेगा। ओडेसियस यहां उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। इतनी ही देर में यहां अंडरवर्ल्ड से बहुत सारी और भी लाशें निकलने लगती हैं, जो कि ट्रोजन वॉर के वक्त ओडेसियस के ही सिपाहियों की थी। वो यहाँ ओडेसियस पर इल्जाम लगाते हैं कि ओडेसियस ने गरीब सिपाहियों को लालच देकर ट्रोजन वॉर में आगे आगे रखा था और वह मोहरा बनकर जल्दी ही मारे गए। खैर, अब यह लोग टेररिस्ट की हिदायत पर आगे बढ़ते हैं और डेसियस यहाँ से बाहर निकलकर उन बड़े बड़े इंसानों के कुछ सिपाहियों का सामना भी करता है। इसके बाद इन्हें समुंदर से होकर जाना पड़ता है, जहां पर इन्हें पहले ही पता था कि यहाँ की बहुत सारी जादुई जलपरियां कुछ ऐसे सायरन बजाएंगी जिससे ये लोग पागल होने लगेंगे। इसलिए यहाँ के सारे सिपाही अपने कानों में वैक्स भर लेते हैं, जबकि ओडेसियस खुद सबसे कहता है कि मुझे यहाँ पर बांध दो। लेकिन मुझे वह सारी आवाजें सुननी हैं। इन आवाजों से ओडेसियस कुछ ही देर में पागल होने लगता है, लेकिन फिर वो अपने ऊपर काबू रखकर यह मुश्किल भी पार कर कर आगे बढ़ जाता है। और अब यह लोग एक और आइलैंड के करीब पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारे स्टोन मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं और यहां ओडेसियस को मजबूरी में अपने कुछ सिपाहियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब फिर बच बजाकर ये कुछ एक आध सिपाही और ओडेसियस एक नए आइलैंड पर पहुंचते हैं
और यहां आकर ये लोग सुकून का सांस लेते हैं। इस आइलैंड के बारे में ओडेसियस पहले जानता था। यह सन गॉड का आइलैंड था और यहां पर जितनी भी कैटल्स थीं, वह भी सन गॉड की थी। इन सबको मारना एक श्राप के बराबर था। जिस तरह पोजाइटर ने इन्हें श्राप दे दिया था, सन गॉड भी इन्हें श्राप दे सकता था। यह बात तो पहले ही अपने सभी सिपाहियों को बता देता है कि उन्हें यहां पर किसी भी कैटल का शिकार नहीं करना और खुद दूसरी तरफ खाना ढूंढने लग जाता है। लेकिन यहां पर उन्हें कोई खाना नहीं मिलता और कई दिन उनके यहीं पर कट जाते हैं। भूपमनी के मारे सबकी हालत खराब होने लगती है और एक राहत और डेसियस देखता है कि दूर कहीं बहुत सारी रोशनी चल रही थी। वो जब जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। भूख के मारे उसके सिपाहियों ने सन गॉड की एक गाय को मारकर खा लिया था। यह देखकर रोसेडियस खाली हाथ रह जाता है। वो जानता था अब इनके साथ क्या होगा। वो फौरन यहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अब पोजाइडन के साथ साथ सन गॉड भी एक बहुत बड़ा श्राप इनकी तरफ भेजते हैं। और श्राप क्या था? एक ऐसा तूफान था जो इनकी तरफ जब आया तो सबके सब सिपाही मारे गए सिवाय ओडेसियस के। और इस सब के बाद जब ओडेसियस को होश आया तो उसने अपने आप को एक अनजान आइलैंड पर पाया, जहां पर उसकी मुलाकात हुई। एक लड़की से ओडेसियस को देखते ही इस लड़की को ओडेसियस से प्यार हो गया था। वो उसे हमेशा यहीं अपने पास रखना चाहती थी। पर ओडेसियस मस्जिद था कि उसे अपने घर जाना है। वहां उसकी वाइफ और उसका बेटा उसके इंतजार में है। वो लड़की नहीं चाहती थी कि ओडेसियस अपनी फैमिली को याद रखें। इसीलिए 7 साल तक वो उसे एक ऐसा पौधा खिलाती रही जिससे उसकी याददाश्त खो जाए। लेकिन 7 साल बाद भी, उन सारी दवाइयों के बाद भी, ओडेसियस को जब सब कुछ याद रहा तो उस लड़की को ही उस दिन रहम आ गया और उसने फैसला किया कि अब वो ओडेसियस को अपने प्यार में बांध के नहीं रखेगी, बल्कि ओडेसियस को उसकी मंजिल पर पहुंचने में मदद करेगी। उसने अब खुद ओडेसियस के साथ मिलकर एक क्राफ्ट बनाई और उसे यहां से निकलने में मदद की। और डेसियस जैसे तैसे तैरता हुआ 20 साल बाद बिल्कुल अकेला अथेका की मिट्टी पर पहुंचा। जहां आते ही अथेना गॉड ने उसकी मदद की और उसे गाइड किया घर पहुंचने के लिए। घर पहुंचते ही ओडेसियस ने एक गरीब भिखारी का रूप ले लिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर ऐसे ही सबको वह बताते हुए आगे बढ़ेगा तो शहर में हंगामे हो जाएंगे और लोग उसे मारने पर तुल जाएंगे। और वह ठीक भी था। सबसे पहले वह अपने ब्लाइंड नौकर के पास गया जो उसके इंतजार में मरा जा रहा था। और डेसियस ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो उसने फील किया कि यह ब्लाइंड नौकर उसे पहचान नहीं पा रहा। लेकिन यहाँ पर यह आदमी ओडेसियस को यह जरूर बता देता है कि उसका बेटा टेलामकस अब बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि वह उसे ढूंढने के लिए निकला था। और यहाँ ओडेसियस के सारे दुश्मनों ने यह फैसला किया था कि उसके बेटे को इस कैसल के वापसी के रास्ते में ही मार देंगे। उसके मारने की सारी प्लानिंग एक टेम्पल के अंदर की गई थी। इसीलिए ओडेसियस भी फौरन उस टेम्पल के अंदर पहुंच गया। जहां आकर ओडेसियस ने देखा कि उनके दुश्मनों ने अब नकली पुजारियों का रूप लेते हुए टेलेमागस के टीचर को और उसके बॉडीगार्ड को मार दिया था। इस सब के बाद वो टेमकस को भी जहर पिलाने वाले थे, लेकिन ओडेसियस ने वक्त रहते ही बिजली की तेजी से वहां पर हमला किया और सारे किलर्स को मार दिया और इस तरह अपने बेटे टेलमक्स को बचा लिया। अपनी जान बचाने के नाम में टेलेमकस ने यह फैसला किया कि वह इस भिखारी को अपने पैलेस में ले आएगा। यह तो वह जानता नहीं था कि यह भिखारी उसका बाप है। जब वो डेसियस घर आया तो 20 साल बाद कोई इंसान उसे ना पहचान सका, सिवाय उसके पैकडॉग के। 20 साल से जैसे वह डेसिस का इंतजार कर रहा था और डेसिस की खुशबू पहचानते ही वह अपनी दुम हिलाता है और अपनी आखिरी सांस लेकर मारा आ जाता है। यह देखकर टेलमगस भी पहचान लेता है कि यह भिखारी के रूप में कोई और नहीं, बल्कि उसके डैड ओडेसियस ही हैं। अब हर रात की तरह इस महल में दोबारा दावतें शुरू हो जाती हैं और दावतों के दौरान भिखारी बना हुआ ओडेसियस अपने दुश्मन के पास जाता है और उसे अंडरवर्ल्ड से लाया हुआ एक मेटल का टोकन देता है जो कि साइनन ने भेजा था। यह देखकर वो आदमी जैसे पागल सा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि यह भिखारी उसका सारा राज जानता है। इसी गुस्से में वो इस भिखारी को यानी डिडसियस को एक टांग मार देता है और यहां से बाहर निकलने का हुक्म दे देता है। पर वो डिसिस यहां से जाने वाला थोड़ी था। आधी रात में वह अपनी वाइफ पेनेलोपी के पास जाता है और उसके सामने बैठकर अपने सारे गुनाहों का एतराफ कर लेता है। वो कहता है कि मैं 20 साल तक तुमसे बिछड़ा रहा और यह मेरे लिए एक सजा थी, मेरे गुनाहों की सजा। मैंने ट्रोजन हॉर्स के जरिए बहुत से मासूमों का कत्ल किया था। इसके लिए मुझे बहुत सी मुश्किलें झेलनी पड़ी। वो बताता है कि मैंने सिर्फ यही नहीं किया, मैंने बोजाइडन के बेटे पर हमला किया।
एथीना के स्टैचू की बेहुरमती की और साथ ही साथ गॉर्जस के भी लॉस को तोड़ा। और इन सारी चीजों की वजह से तुम्हें भी बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी। इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पेनोल्पी, जो 20 साल से उसके इंतजार में थी, उसने तो 1 मिनट में ही उसे माफ कर दिया था। खैर, अब अगली सुबह होती है और पेनलुपी यह सबको ऐलान कर देती है कि अब वह शादी के लिए तैयार है। पूरे महल में खुशी की लहरें दौड़ जाती हैं और जितने भी लोग यहाँ पर बादशाह बनने की लालच में आए हुए थे, वह सारे खड़े हो जाते हैं। सबको बेचैनी थी कि पेनोल्पी शादी के लिए किसको चुनेगी। पेनोल्पी यहाँ पर शर्त रखती है कि मैं उसे चुनूंगी जो मेरा एक चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। मैं यहाँ पर सबको तीर चलाने का एक मौका दूंगी और इस तीर से तुमने लगातार 12 लकड़ियों को तोड़ना है। कोई भी यह काम कर नहीं पाता। यहाँ तक कि 2-3 लोग तो इस काम को करने से पहले ही इनकार कर देते हैं। और तब भिखारी बना और डेसियस कहता है, क्या मैं भी यह कर सकता हूं? वह एक बार में जैसे ही इस चैलेंज को पूरा करता है, तो पेनल्पी फैसला कर लेती है कि इसी से वह शादी करेगी। और तब ओसियस सबके सामने अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है और उसे देखकर सारे शॉक में रह जाते हैं। टेलमक्स और पेनोल्पी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जबकि ओडेसियस का नौकर भी अब खुशी से बेताब हो जाता है। इसके बाद बारी आती है उन लोगों की जो इस महल में इतने अरसे से अय्याशियां कर रहे थे। ओडेसियस को अब उनका खात्मा करना था। यहाँ पर एक अच्छी लड़ाई शुरू हो जाती है और टेलमकसोर और डीसीस मिलकर इन सारे दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। आखिर में सबसे बड़े दुश्मन एंटेनस को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो उन दोनों के ऊपर भारी पड़ा था, लेकिन ओडेसियस हिम्मत नहीं हारता। यहां से टेलमकस उसके ऊपर हमला करता है, तो दूसरी तरफ से भागते हुए उसे आकर फाइनली एक ऐसा हमला उसके ऊपर करता है कि उसे मौत के घाट उतार देता है। ऐसे सारे ही लालची सूटर्स मारे जाते हैं और घर में दोबारा अमन कायम हो जाता है और डेसियस दोबारा अपने अथेका के तख्त पे आ जाता है। लेकिन इस तख्त को खुद संभालने के बजाय वह टेलेमकस के हवाले कर देता है और खुद अपनी वाइफ पेनलॉपी के साथ एग्जाइल के पीस की तलाश में हमेशा के लिए निकल जाता है। और ऐसे ही उन्हें एक साथ खुश दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।